मिस्टर शैडो एपिसोड 1। रात के 1 बजे एक ऑरेंज कलर की ऑडी कार मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर 2 जवान लड़कियां बैठी थी। एक गाड़ी चला रही थी तो दूसरी उसकी बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। अंतरा, अब बताएगी भी? ऐसा क्या हो गया जो रात के 12 बजे तुझे घर से बाहर निकाल दिया? तन्वी कश्यप, जो गाड़ी चला रही थी, उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड अंतरा आहूजा से पूछा। अंतरा ने अपना सर खिड़की के कांच पर टिकाया हुआ था और वहां बिना अपनी पलकें झपकाए हुए जगमगाती हुई शहर की रोशनी देख रही थी। हमेशा सुंदर दिखने वाली अंतरा की कत्थई आंखें आज रो रो कर सूज गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी आंखों में आंसू भी खत्म हो गए थे। अंतरा आज के दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहती थी, लेकिन तन्वी का सवाल सुनकर उसे आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आ गई। अंतरा की जिंदगी में सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में उसके एक टेस्ट का रिपोर्ट रखा गया था, जिसमें लिखा था फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब यह था कि अंतरा कभी मां नहीं बन सकती। यह पढ़कर अंतरा की लंबी और कोमल उंगलियों से रिपोर्ट छूटकर नीचे गिर गया। अंतरा का शरीर सुन्न पड़ गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हो रहे कोलाहल में बावजूद अंतरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंतरा कुछ देर के लिए पुतले की तरह वही खड़ी रही। तभी उसके कान में एक आवाज़ गूंजी। मैंने तो पहले ही कहा था, ज़रूर तेरे ही में ही कोई खोट होए, इसलिए 4 साल से बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। यह आवाज़ अंतरा की सासू माँ मधु आहूजा की थी। ऐसे वक्त में अंतरा को दिलासा देने के बदले वह अंतरा को खरी खोटी सुना रही थी। हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है जो हमें तू मिली। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ जा रहे लोग उनकी तरह देख रहे थे, लेकिन मधु आहूजा को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। अंतरा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने अपनी दुखी आवाज़ में कहा कि मम्मी जी, घर चल के बात करते हैं। अंतरा की इस बात पर मधु ने गुस्सा होते हुए कहा कि क्यों शर्म आ रही है? इतने समय से मुझे दादी नहीं बना पाई, तब तो तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। अपनी अभागी किस्मत पर अंतरा ठीक से रो भी नहीं पाई थी और उससे पहले ही उसकी सास ने उसे जलील करना शुरू कर दिया था, वह भी दुनिया के सामने। वहाँ से आते जाते लोगों की घूरती नज़र अंतरा को और शर्मिंदा कर रही थी। अचानक उस भीड़ में अंतरा को एक परिचित चेहरा उसकी तरफ आता दिखा। उस चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसके नज़दीक आते ही अंतरा खुद को रोक नहीं पाई और उससे लिपट गई। वह आदमी अंतरा का पति रुद्र आहूजा था। अंतरा ने रुद्र के सीने से लग कर रोते हुए कहा कि रुद्र, मेरा रिपोर्ट। वह आगे कुछ बोल नहीं पाई। अंतरा रुद्र से लिपटी हुई थी, लेकिन रुद्र ने अंतरा की पीठ पर अपने हाथ भी नहीं रखे थे। वह बिल्कुल सीधा खड़ा था। रुद्र ने अंतरा की नाजुक कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुद से दूर किया और अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि माँ, रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब तक मधु आहूजा अंतरा पर गुस्सा थी, लेकिन रुद्र की बात सुनकर वह खुशी से उछल पड़ी। सच? माता रानी की बड़ी कृपा। मधु ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की। अंतरा को समझ नहीं आया कि दोनों क्या बात कर रहे थे। अंतरा रुद्र से पूछे कि वह कौन से रिपोर्ट की बात कर रहा है। उससे पहले रुद्र के पीछे से एक दूसरी जवान और औरत आकर उनके साथ खड़ी हो गई। वह गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजिन। उसके आते ही मधु ने गायत्री के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि जुग जुग जियो बेटी, तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी कोख में
लटकाई है। आखिरकार वही तो मेरे रुद्र का वंश आगे बढ़ाएगा। यह सुनकर अंतरा के ऊपर बिजली गिरी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कजिन, जिसे वह सगी बहन से भी ज़्यादा मानती थी, उसे ने उसके पति के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। अंतरा की आंखों में खून उतर आया और उसने गायत्री को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए कहा कि तुझे इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म भी नहीं आई। लेकिन गायत्री तक अंतरा का हाथ पहुँचे उससे पहले ही रुद्र ने उसे पकड़कर झटक दिया और अंतरा से कहा कि खबरदार, जो गायत्री को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। रुद्र की बात सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि इस नाजायज रिश्ते में वह भी तो बराबर का भागीदार है। अंतरा ने गुस्से से रुद्र और गायत्री से पूछा कि तुम दोनों का अफेयर कब से चल रहा है। अंतरा के सवाल का जवाब देते हुए मधु ने उसे कहा कि तुम्हें यह पूछने का हक किसने दिया। तुम्हें हमारे परिवार के मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मधु की बात सुनकर अंतरा ने पूछा कि तो क्या मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। अंतरा को जवाब देते हुए मधु ने कहा कि नहीं, तू कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। वह तो मेरे ससुर जी ने तुझे जबरदस्ती मेरे रुद्र के गले बांध दिया था। धीरे धीरे मधु आहूजा की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और उनके पास लोग इकट्ठा होने लगे थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ रुद्र आहूजा को ऐसे अपनी इज्जत मिट्टी में मिली जाए, यह हरगिज मंजूर नहीं था। इसलिए मधु आगे और कुछ कहे इससे पहले रुद्र ने कहा कि माँ, घर चलते हैं। गायत्री को आराम करना ज़रूरी है। अंतरा के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन वह भी दुनिया के सामने अपना और अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वह सब हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुँचे। रुद्र, मधु और गायत्री गाड़ी में बैठ चुके थे। अंतरा ने बैठने के लिए दरवाज़ा खोला ही था कि रुद्र ने रूखी आवाज़ में उसे कहा कि तुम टैक्सी ले लो, गाड़ी में जगह नहीं है। गायत्री के लिए कंजेस्ट हो जाएगा। अंतरा ने देखा कि 7 सीटर रेंज रोवर गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, फिर भी उसके लिए जगह नहीं थी। गायत्री ने अंतरा से कहा कि सॉरी अंतरा, वह क्या है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में मामला थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए रुद्र और चांस नहीं लेना चाहता। बुरा मत मानना। अब इतना बोलकर गायत्री ने खींचकर बंद कर दिया और गाड़ी वहाँ से निकल गई। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि लोग इतना जल्दी कैसे बदल सकते हैं। जो गायत्री अभी उसे ज्ञान दे कर गई थी, वह यह भूल गई थी कि अंतरा ने खुद की पढ़ाई छोड़कर उसे पढ़ाया था और यहाँ तक कि उसे विदेश पढ़ने भी भेजा था। गायत्री अंतरा के मामा की लड़की थी। दरअसल अंतरा के माँ बाप नहीं थे। उसे उसके 2 मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इसलिए अंतरा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके मामाओं ने उस पर एहसान किया है। अंतरा हॉस्पिटल के बेसमेंट से बाहर आई। वह अपनी सास के साथ हॉस्पिटल आई थी, इसलिए उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने घर की तरफ चलना शुरू किया। अंतरा हाउसवाइफ थी और उसे अपने पास पैसे रखने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सामान लेने के लिए भी अंतरा को अपनी सास मधु से पैसे मांगने पड़ते थे। रुद्र को भी यह बात अच्छी तरह पता थी, फिर भी वह अंतरा को हॉस्पिटल में ऐसे छोड़कर चला गया था। वैसे भी 4 साल की शादी में अंतरा को उसका बर्ताव हमेशा से रूखा ही रहा था। रुद्र के दादाजी काफ़ी बीमार रहते थे और मरने से पहले वह रुद्र और अंतरा की शादी होते हुए देखना चाहते थे। इसलिए परिवार के बाकी लोगों के साथ साथ रुद्र भी दादाजी को मना नहीं कर पाया था। रुद्र के दादाजी जब जवान थे, उस समय से उनका बांद्रा के पाली हिल इलाके में बंगलो था। वहाँ के
चढ़ाव चढ़ते हुए अंतरा की हालत खराब हो गई। आहूजा निवास हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था। फिर भी अंतरा को घर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। जब अंतरा घर पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र और गायत्री सोफे पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हुए बातें कर रहे थे और मधु गायत्री के लिए फ्रूट्स काट रही थी। अंतरा को आता हुआ देखकर मधु के मुस्कुराते हुए चेहरे पर फिर से गुस्सा आ गया और उसने अंतरा से कहा कि तेरे में कोई लाज शर्म है या नहीं? कहा था ना तुझे कि इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। मधु आगे कुछ कहे इससे पहले रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा कि माँ रुकिए, मैं बात करूँगा। इतना कहकर रुद्र ने गायत्री से कहा कि तुम माँ से बात करो, मैं अभी आया। फिर रुद्र ने अंतरा को ऊपर चलने को कहा। वह दोनों पहले माले के अपने बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। 4 साल की शादी में वह दोनों शायद ही बेडरूम में साथ में रहे होंगे, क्योंकि रात में भी ज़्यादातर रुद्र स्टडी रूम में ही सोता था। बेडरूम में पहुंचते ही रुद्र ने सिगरेट जलाई और अंतरा से कहा कि अपनी शर्त बताओ। अंतरा को रुद्र की बात समझ नहीं आई और उसने पूछा कि क्या? रुद्र ने कहा कि डाइवोर्स के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वैसे भी पैसों के लिए ही तुमने मुझसे शादी की थी ना। रुद्र की बात सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसने रुद्र से कहा कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी और दादाजी की भी आखिरी इच्छा यही थी। अंतरा की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से कहा कि बस करो, मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए दादाजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब दादाजी भी नहीं रहे हैं, इसलिए अब उनका नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अंतरा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी खत्म होने जा रही थी। रुद्र की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल तो रहे थे, लेकिन बह नहीं पा रहे थे, मानो उसकी आंखों में ही जम गए थे। बार बार पूछने पर भी अंतरा जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए रुद्र ने चिढ़ते हुए अपनी चेकबुक निकाली और एक चेक पर अंतरा का नाम लिखने लगा। यह देखकर अंतरा ने रुद्र से कहा कि तुम 4 सालों में मुझे बिल्कुल समझ नहीं पाए। रुद्र ने चेकबुक से चेक फाड़ते हुए कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो। इस चेक में जो भी अमाउंट भरना है भर लेना और मुझे बता देना, मैं साइन कर दूंगा और कल फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, डाइवोर्स की प्रोसेस शुरू करनी है। इतना कहकर वह अंतरा के मुंह पर चेक फेंक कर चला गया। उसके पीछे बेडरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंतरा को ऐसा लगा जैसे कि उस दरवाजे के साथ रुद्र के दिल का दरवाज़ा भी उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया हो। अंतरा दीवार के सहारे सरकती हुई नीचे बैठ गई। पैरों के पास पड़ा हुआ चेक उसने उठाया। वह 8 दूना 3 इंच का कागज उसकी शादी खत्म करने वाला फरमान था। अंतरा ने उसे गुस्से से फाड़ दिया। अभी तक रुके हुए उसके आंसू अब बहने लगे थे। वह फुट फुट कर रोने लगी, मानो चेक एक पल में उसकी पूरी जिंदगी बिखरते हुए देख रही हो। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हालांकि अंतरा की पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसने दरवाजे की तरफ आवाज़ सुनते ही जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। उसे लगा कि रुद्र आया होगा। वह रुद्र से IVF ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहती थी। वह रुद्र के साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन जैसे ही वह मुंडी कि उसने देखा कि वहाँ पर गायत्री आई हुई थी। अंतरा ने उसे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंतरा को जवाब देते हुए गायत्री ने कहा कि मुझे तो रुद्र ने आराम करने के लिए यहाँ भेजा है। उसने कहा कि अब से यह बेडरूम उसका और मेरा है। तुमसे डाइवोर्स होते ही वह मुझसे शादी कर लेगा। गायत्री की बात सुनकर अंतरा हैरान से उसकी तरफ देखने लगी। दिखने में वह बिल्कुल पहले वाली गायत्री थी, लेकिन रवैये और स्वभाव से ऐसा लग रहा था कि वह कोई और ही है। गायत्री ने अंतरा से कहा कि
इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है अंतरा? न तुम्हें तुम्हारा न तुम्हारे परिवार का कोई ठिकाना है, न ही ढंग से पढ़ी लिखी हो। तुम कभी भी रुद्र के लायक ही नहीं थी, इसलिए तुम्हारा जल्द से जल्द रुद्र से अलग हो जाना ही सही है। गायत्री को जवाब में अंतरा ने कहा कि भले ही मैं जैसी भी हूँ, लेकिन जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं रुद्र की पत्नी ही कहलाऊंगी, और तुम चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आखिर तो रुद्र की रखेल ही कहलाओगी। अंतरा का ताना सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक वक्त था कि हम दोनों चोल में रहते थे। आज हम पाली हिल के इस बंगलों में हैं, लेकिन तुम्हारी जबान अब भी वही चोल वाली ही है। ऊपर के कमरे में माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन उस बात का नीचे बैठे रुद्र और उसकी माँ को पता नहीं था। तभी अचानक उन्हें ऊपर से किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। इसके साथ रुद्र और मधु डर कर ऊपर की तरफ भागे। क्या हुआ था ऊपर कमरे में? कहीं अंतरा और गायत्री के झगड़े ने कोई गंभीर मोड़ तो नहीं ले लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए एपिसोड 2 साजिश। रुद्र के जाने के बाद बेडरूम में गायत्री आई थी। अंतरा और गायत्री में बहस हो रही थी। अंतरा ने जब गायत्री को रुद्र की रखेल कहा था, तो गायत्री ने भी जवाब में अंतरा को चोल वाली कहा था। अंतरा ने गायत्री से कहा कि तुम शायद भूल रही हो कि इस चोल वाली की वजह से ही तुम विदेश जाकर पढ़ पाई हो। अंतरा को जवाब देते हुए गायत्री ने कहा, तुम खुद यह चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाकर पढ़ूं। उसके लिए मैंने तुम्हारे गले पर कोई छुरा नहीं रखा था, इसलिए आगे से इस बात के लिए मुझ पर एहसान मत जताना। इतना कहकर गायत्री बिस्तर पर बैठ गई और अंतरा से कहा, और रुद्र तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ रहा है, उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो। तुम इतने सालों में उसे कभी स्टेटिफाई ही नहीं कर पाई होगी। यह बात कहकर गायत्री ने अंतरा पर गहरा वार किया था, क्योंकि शादी के बाद अंतरा और रुद्र के सिर्फ एक बार शारीरिक संबंध बने थे, वह भी इसलिए क्योंकि रुद्र नशे में था। इस बात को भी 2 साल हो गए थे। उसके बाद दोनों कभी साथ में सोए भी नहीं थे। यह बात सिर्फ वह दोनों जानते थे। ज़रूर रुद्र ने गायत्री को भी यह बात बताई होगी, इसलिए वह जानबूझकर अंतरा की दुखती रग पर पाँव रख रही थी। गायत्री ने कहा कि देख अंतरा, मेरे लिए नहीं तो किसी के और के लिए, आज नहीं तो कल रुद्र तुझे छोड़ ही देता, तो फिर मुझ में क्या बुराई है? मैं और रुद्र मिलकर तेरा ख्याल रखेंगे। गायत्री को गुस्से से जवाब देते हुए अंतरा ने कहा कि मुझे तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कमा कर अपना ख्याल रख सकती हूँ। इस बात पर हंसते हुए गायत्री ने कहा कि लेकिन तुझे काम कौन देगा? आता तो कुछ है नहीं। इतना कहकर गायत्री ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा कि अरे हाँ, एक काम तू ज़रूर कर सकती है, कॉल गर्ल का। और अब तो तुझे किसी तरह के प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर गायत्री ने अंतरा की तरफ आंख मारी और खिसाते हुए हंसने लगी। गायत्री की बेशर्मी देखकर अंतरा का खून खोल गया। वह गायत्री को थप्पड़ मारने ही जा रही थी कि तब अचानक गायत्री चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर रुद्र और मधु ऊपर की तरफ दौड़े। रुद्र ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, तब गायत्री ज़मीन पर पड़ी हुई थी और अपना पेट पकड़कर बोल रही थी कि अंतरा, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, इसमें मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। गायत्री की हरकत देखकर अंतरा को अब आ जाकर समझ में आया था कि वह जानबूझकर उसे उकसा रही थी। आखिरकार वह गायत्री के जाल में फंस चुकी थी। गायत्री ने रोते हुए कहा कि रुद्र, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं हमारे बच्ची को कुछ हो न जाए। यह देखकर मधु आग बबूला हो गई और अंतरा की तरफ जाते हुए कहा कि कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने आहूजा खानदान के होने वाले वारिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए मधु ने अंतरा को 2 थप्पड़ लगा दिए। रुद्रा ने मधु को रोकते हुए कहा कि माँ, पहले नीचे से प्लीज मेरा फोन लेकर आओ, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, रिस्क नहीं ले सकते। रुद्र की बात सुनकर मधु अंतरा को कोसते हुए कमरे से बाहर गई और सीढ़ियाँ उतरने लगी। 2 तमाचे पड़ने की वजह से अंतरा के लंबे चेहरे के दोनों तरफ मधु की मोटी उंगलियों के लाल निशान बन गए थे। अंतरा ने देखा कि गायत्री को संभालते हुए रुद्र गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। रुद्र ने अंतरा को धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अंतरा ने जवाब में कहा कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने गायत्री को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन तुम कहाँ मेरी बात पर भरोसा करने वाले हो। रुद्र ने अंतरा से कहा कि तुमने भरोसा करने लायक कुछ छोड़ा है। यह सब होने के कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आ गई। वार्ड बॉयज और रुद्र मिलकर गायत्री को एम्बुलेंस के अंदर ले जा रहे थे और दूसरी तरफ मधु ने अंतरा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने के लिए अंतरा को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से अंतरा जमीन पर गिर गई और उसके साथ ही अंतरा का सामान भी घर से बाहर फेंका गया। घर के दरवाजे पर खड़ी मधु ने अंतरा से कहा कि आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल हमें कभी मत दिखाना। एक तरफ एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद हुआ और दूसरी तरफ मधु ने घर का दरवाज़ा बंद किया। अंतरा धीरे से खड़ी हुई। बाहर मिट्टी गीली होने की वजह से उसके कपड़े खराब हो गए थे। वह धीरे धीरे अपना बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। वैसे तो अंतरा के पास ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़े बहुत कपड़े थे, वह भी पुराने। सिर्फ उसकी माँ की कान की बालियाँ थी जो उसने मरते वक्त अंतरा के लिए छोड़ी थी। वह बालियाँ उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए अंतरा कभी पहनती नहीं थी। अंतरा ने हमेशा उन बालियों को संभालकर एक बॉक्स में रखा था। बॉक्स को फेंकने की वजह से वह खुल गया था और बालियाँ बॉक्स में से निकलकर वहीं बाहर गिर गई थी, जिसकी वजह से 2 बालियों में से एक मिल नहीं रही थी। अंतरा परेशान होकर बाली सब जगह ढूंढने लगी, लेकिन रात के अंधेरे में उसे वह बाली कहीं नहीं मिली। अंतरा को अपनी माँ की याद आ गई और वह फिर से रो पड़ी। अंतरा की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। अंतरा को उसके 2 मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 में से एक मामा ने शादी ही नहीं की थी और दूसरे मामा की पत्नी उनके साथ हर रोज़ झगड़े करती थी। और एक दिन वह मामा और बेटी गायत्री दोनों को छोड़कर चली गई। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी उसके मामाओं ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए अंतरा उन दोनों मामाओं की काफ़ी एहसानमंद थी, क्योंकि अगर वह दोनों नहीं होते तो अंतरा शायद किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। लेकिन अंतरा के मामाओं की आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए जब गायत्री की पढ़ाई और करियर की बात आई तब अंतरा ने खुशी खुशी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। अंतरा भले ही 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उसने और उसके मामाओं ने दिन रात मेहनत करके गायत्री को फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था और वापस आने के बाद अंतरा ने ही रुद्र से बात करके गायत्री को रुद्र के अंडर जॉब दिलवाई थी। लेकिन आज उसी गायत्री ने अंतरा के संसार में आग लगाई थी। अंतरा अपना सामान लेकर आंसू पोंछते हुए मेन गेट से बाहर गई और वहां खड़ी हो गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह इस वक्त जा सकती थी। लेकिन तभी अंतरा का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा, तन्वी कश्यप। अंतरा ने कॉल उठाया तो सामने से तन्वी की आवाज़ आई, अंतरा, आज हॉस्पिटल में क्या हुआ? अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तन्वी अंतरा से सवाल पूछती रही, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। आखिर में तन्वी ने पूछा कि इतना तो बता कि इस वक्त तू है कहाँ? अंतरा ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, घर के बाहर। तन्वी ने कहा कि तू वहीं रुक, मैं अभी पहुँचती हूँ।
दरअसल तन्वी कश्यप के पिता उस हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी थे, इसलिए उसे पता चला था कि शाम को अंतरा की सास ने कुछ हंगामा किया था। इसके बाद तन्वी अंतरा को लेने पहुंची थी और रास्ते में अंतरा ने दिन भर की कहानी तन्वी को बता दी थी। इस वक्त वो दोनों वर्ली सी फेस पर बैठे थे। तन्वी ने देखा कि अंतरा के मासूम चेहरे का रंग आज बूढ़ा हुआ था। हालांकि अंतरा इतनी ज़्यादा भी गोरी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी। लेकिन आज वह चमक कहीं गायब हो गई थी। अंतरा के साथ जो हुआ वह सुनकर तन्वी गुस्से से तिलमिला उठी और उसने खड़े होते हुए कहा कि वह लोग अपने आप को समझते क्या है। तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, भी उनकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। लेकिन अंतरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि छोड़ यार, मुझे किसी की और कंप्लेंट नहीं करनी। तन्वी ने अंतरा से कहा कि मैंने तुझे कितना समझाया था कि रुद्र तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तू नहीं मानी और उससे शादी कर ली। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने खुद पर हंसते हुए कहा कि हाँ, इसलिए शायद मेरी यह हालत हो गई है। तन्वी ने अंतरा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि अरे यार, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो तन्वी अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंतरा ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तू कभी मेरे बारे में गलत नहीं सोच सकती, लेकिन अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तन्वी ने अंतरा से पूछा कि तूने कुछ खाया? उसके जवाब में अंतरा ने हल्के से अपना सर ना में हिलाया। तन्वी ने कहा कि तो फिर चल पहले कुछ खाते हैं। इतना बोलकर तन्वी ने अंतरा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और दोनों गाड़ी की तरफ गई। अंतरा ऐसे चल रही थी जैसे उसे पीछे से कोई जबरदस्ती धक्का दे रहा कर चला रहा हो। दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। होटल सहेरा के पोर्च में तन्वी और अंतरा गाड़ी से उतरे और तन्वी गाड़ी को वैलेट पार्किंग के लिए दे दी। सहारा दरवान ने उस दोनों को वेलकम किया और उनके लिए दरवाज़ा खोला। तन्वी और अंतरा के अंदर जाते ही दरवान ने अपने आसपास देखकर चेक किया कि वहाँ कोई और तो मौजूद नहीं है और फिर तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। तन्वी इस होटल में अक्सर आती थी, इसलिए वह अंतरा को अपने रेगुलर टेबल पर ले गई। तन्वी ने मेनू अंतरा की तरफ सरकाया और पूछा कि क्या खाएगी। अंतरा ने उसे कहा कि मुझे भूख नहीं है, मुझे ड्रिंक करना है। तन्वी ने अंतरा के मूड को देखते हुए उसे मना नहीं किया और कहा कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही, और उसके बाद तुझे कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है? अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। उसके बाद तन्वी ने वाइन ऑर्डर की। 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल में धीमे से पियानो म्यूजिक बज रहा था, जो कि आम तौर पर मन को शांति देता है। लेकिन अंतरा के चेहरे को देखकर तन्वी को समझ आ रहा था कि अभी भी उसके अंदर तांडव चल रहा था। तन्वी ने अंतरा को दिलासा देते हुए कहा कि ज़्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा, और रहने खाने का तो बिल्कुल टेंशन ही मत ले। तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। तन्वी को पता था कि अंतरा के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि कितने दिन रहूँगी तेरे घर, बता? तन्वी ने दलील करते हुए कहा कि अरे कितने भी दिन हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, जब तेरे रहने का इंतज़ाम हो जाएगा तब चली जाना। अंतरा जवाब में तन्वी से कहती है कि तुझे पता है कि तू मेरी केयर करती है और दिल से यह सब कह रही है, लेकिन मैं तेरे घर नहीं रह सकती और तू टेंशन मत ले, मैं अपना देख लूँगी। तन्वी आगे कुछ कहे उससे पहले वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। अंतरा ने सीधी वाइन की बोतल ही उठा ली और वो सीधा उसी में से वाइन पीने लगी।
वाइन के बड़े बड़े घूंट अंतरा की लंबी गर्दन से नीचे सरक रहे थे। तन्वी ने अंतरा को रोकते हुए कहा कि अरे अंतरा, क्या कर रही है? मैंने पहले ही कहा था कि तू कम पिएगी। एक तो तू वैसे ही ड्रिंक नहीं करती, इसलिए हजम नहीं कर पाएगी। तभी अंतरा ने बोतल टेबल पर रखी और कहा कि मैं ठीक हूँ। उसने यह कहा तो था, लेकिन उसकी कत्थई आंखों से फिर से आंसू की धारा बहने लगी। कुछ ही देर में अंतरा को नशा चढ़ने लगा। तन्वी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी के इंडिया के बाहर के एसोसिएट अक्सर मुंबई आते जाते रहते थे। इसलिए उनकी कंपनी के नाम के एक स्वीट हमेशा होटल सहारा के रिजर्व रहता था। तन्वी के होटल स्टाफ को बुलाया और अंतरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें रूम नंबर 604, प्लीज नोट दैट रूम नंबर शुड बी प्रोनाउंस्ड इन हिंदी ओनली। 604 में पहुंचा दो। इतना कहकर उसने अंतरा से कहा कि तूने बहुत ज़्यादा पी ली है। स्टाफ में से कोई तुझे ऊपर रूम में पहुंचा देगा। तो ऊपर मेरा वेट कर, मैं तेरे लिए कैश विड्रॉ कर के आती हूँ। साथ में एस्प्रिन ले आऊँगी, तुझे ज़रूर हैंगओवर होने वाला है। अंतरा की बादाम के आकार की आंखों पर जैसे कोई वजन रखा हो वैसे बंद हो रही थी। तन्वी ने जो भी कहा था उसने उसे कुछ समझ नहीं पाया था। फिर भी उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। एक वेटर ने अंतरा को सहारा देकर उठाया और उसे डाइनिंग हॉल के एंट्रेंस की तरफ धीरे धीरे ले जाने लगा। तन्वी भी वहाँ से बाहर निकली। होटल के एंट्रेंस पर उसी दरवान ने दरवाज़ा खोला और थैंक यू मैम कहा। जैसे ही तन्वी वहाँ से निकली कि फिर से उसने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ अंतरा को और नशा चढ़ गया था। उसे कभी धुंधला दिख रहा था तो कभी थोड़ा साफ। वेटर ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाया और वहाँ से चला गया। कमरे में बहुत कम रोशनी थी और अब तक अंतरा को फुल ऑन नशा चढ़ चुका था। अंतरा ने जैसे ही उस अंधेरे कमरे में नज़र घुमाई तो अचानक उसे बेड के किनारे पर रुद्र बैठा दिखा। यह देखकर उसने चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंतरा धीरे से उठी और रुद्र को किस करने लगी और धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। लेकिन जिसे अंतरा रुद्र समझ रही थी वह दरअसल कोई और आदमी था। तभी अचानक से अंतरा को भी इस बात का एहसास हुआ। वह एकदम घबरा गई और उसने तुरंत उस आदमी को खुद से दूर करते हुए पूछा, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? कौन था वह आदमी? कहीं अंतरा किसी मुसीबत में तो नहीं थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मिस्टर शैडो ऑन एपिसोड 3 रहस्यमय। होटल सहारा का वेटर अंतरा को रूम में छोड़कर गया था। उस कमरे में एक आदमी था। अंतरा काफ़ी नशे में होने के कारण उसने उसे रुद्र समझकर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने जा रही थी। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह कोई अनजान आदमी है। इसलिए अंतरा उसे खुद से दूर करने लगी और उसने उसी आदमी से पूछा कि कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? लेकिन उस आदमी ने अंतरा के कान में के पास आकर कहा कि तुम्हारे साथ हुए हर नाइंसाफ़ी का मैं बदला लूँगा और तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलाऊंगा। बस तुम मेरे साथ रहो। नशे में होने के बावजूद भी अंतरा को इतना समझ आया कि वह आवाज़ बहुत मोहक थी। वह आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। जब अंतरा की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज नहीं निकला था। उसने देखा कि वह सूट में बेडरूम में अकेली थी। अंतरा बैठ गई और उसने अपना सिर पकड़ लिया। हैंगओवर की वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। रात को क्या हुआ था उसे धुंधला सा याद था कि कोई आदमी उसके कमरे में था और उस दोनों के
बीच शायद सेक्स हुआ था। लेकिन फिर अंतरा ने सोचा कि यह ज़रूर उसका सपना होगा, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि वह चाहे कितनी भी नशे में हो, किसी अनजान आदमी के साथ सेक्स तो दूर की बात है, वह उसे छुएगी भी नहीं। अंतरा ने देखा कि उसने कपड़े भी बराबर पहने थे। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई उसे वापस कपड़े थोड़ी पहनाता। अंतरा ने टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला। उसमें तन्वी के 45 मिस कॉल्स थे। उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया। तुरंत ही सामने से तन्वी की चिंतित आवाज़ आई। अंतरा यार, तू कहाँ है? अंतरा ने कहा कि होटल के कमरे में। तन्वी ने कहा कि जल्दी से रूम नंबर चेक करके बता। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। अंतरा ने शूट का मेन डोर खोला। बाहर तन्वी के साथ होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी हेड थे। अंतरा को देखकर तन्वी ने होटल स्टाफ से कहा कि हाँ यही है। अंतरा को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। होटल स्टाफ के जाने के बाद अंतरा और तन्वी बेडरूम में आए तो तन्वी ने बेड पर गिरते हुए कहा कि पता है, मैं पूरी रात तुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई। यह कहते हुए तन्वी ने अंगड़ाई ली। अंतरा ने अपना सर पकड़ते हुए कहा कि लेकिन हम दोनों तो साथ ही थे ना, फिर शायद तू कहीं जाने के लिए कह रही थी ना। तन्वी ने अंतरा से कहा कि मतलब तुझे कुछ याद ही नहीं। उसके बाद तन्वी ने अपने पर्स से एस्पिरिन निकालते हुए कहा कि पहले यह ले, फिर बताती हूँ क्या हुआ। अंतरा ने एस्पिरिन ली। उसके बाद तन्वी ने कहा कि मैं तेरे लिए कैश लाने एटीएम गई थी और होटल स्टाफ को तुझे रूम नंबर 604 में ले जाने कहा था, जो मेरे पापा की कंपनी के लिए रिजर्व रहता है। लेकिन उन लोगों ने डाइनिंग हॉल में हो रहे शोर की वजह से 604 के बदले 607 समझा और तुझे यहाँ लाकर रख दिया। और जो वेटर तुझे यहाँ छोड़कर गया था उसकी शिप खत्म हो गई थी, इसलिए वह भी चला गया और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। ऊपर से होटल के सीसीटीवी को भी कल ही खराब होना था। तुझे इतने कॉल किए पर तू उठा नहीं रही थी। अब इतने बड़े होटल में तुझे कहाँ ढूंढती। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि फ़ोन शायद साइलेंट मोड पर था। इसके बाद अंतरा ने तुरंत फ़ोन को रिंगिंग मोड पर डाला। तन्वी ने कहा कि अभी बस मैं पुलिस के पास ही जाने वाली थी, तब तेरा कॉल आया। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि सॉरी यार, मेरी वजह से तू परेशान हो गई। तन्वी ने कहा कि कम ऑन, इसमें तेरी क्या गलती है। तन्वी आगे कुछ कहे इससे पहले अंतरा का फ़ोन बजा। अंतरा ने देखा तो स्क्रीन पर रुद्र फ्लैश हो रहा था। अंतरा ने कॉल आंसर किया। सामने से रुद्र की गुस्सैल आवाज़ आई। कहाँ हो तुम? जवाब में अंतरा ने कहा कि तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी। अंतरा को भी अब रुद्र से प्यार से बात करने का मन ही नहीं था। रुद्र ने कहा कि मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैंने बस इसलिए कॉल किया था कि आज दोपहर 12 बजे फैमिली कोर्ट आ जाना। एक बार इस डाइवोर्स फाइल कर दे, उसके बाद तुम्हें जिसके साथ मुंह काला करवाना हो करवा लेना। रुद्र की बात सुनकर अंतरा की आवाज़ ऊंची हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? रुद्र ने ताना मारते हुए कहा कि माँ ने कल रात तुम्हें ऑरेंज कलर की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। इतनी जल्दी तुम्हें दूसरा बकरा मिल भी गया? मानना पड़ेगा तुम्हारे टैलेंट को। अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि जिसकी जैसी सोच, बाकी सच तो यही है कि मैं कल रात से तन्वी के साथ हूँ। तुम्हें मानना है तो मानो, वरना भाड़ में जाओ। इतना कहकर अंतरा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। अंतरा को समझ आ गया था कि अब रुद्र के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं था। उसने तन्वी को बताया कि रुद्र ने उसे फैमिली कोर्ट बुलाया है। तन्वी ने कहा कि जितना जल्दी ऐसे गिरे हुए इंसान से छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। और वैसे भी तू तो इतनी सुंदर है, उस रुद्र से लाख गुना बेहतर लड़का तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर तन्वी उठी और उबासी लेते हुए आगे अंतरा से कहा कि अब मैं घर जाकर थोड़ा सोती हूँ।
तुझे कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। अंतरा ने जवाब में कहा कि हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, घर जा, घर आराम से जो जा सो जा। जाने से पहले अंतरा के बहुत मना करने के बावजूद भी एटीएम से निकाला हुआ कैश उसे देकर गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वार्ड में रुद्र अपने फ़ोन की ब्लैंक स्क्रीन को देख रहा था। आज पहली बार अंतरा ने उसका कॉल काटने की हिम्मत की थी। बेड पर लेटी हुई गायत्री ने रुद्र का हाथ पकड़कर झूठी चिंता दिखाते हुए पूछा कि अंतरा ठीक तो है ना? रुद्र ने अपना फ़ोन जेब में रखते हुए कहा कि ठीक ही होगी। उसने कहा तन्वी उसके साथ है। यह सुनकर गायत्री ने चैन की सांस लेते हुए कहा कि चलो अच्छा है, अंतरा भी ठीक है और हमारा बच्चा भी। रुद्र, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। बच्चे की बात सुनकर रुद्र का मूड ठीक हो गया। उसने गायत्री के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्र की बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद कुछ सोचते हुए उसने रुद्र से कहा कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते की वजह से अंतरा को बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए अगर गुस्से में वह कुछ उल्टा सीधा बोले तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। आखिरकार आज मैं जो भी हूँ वह अंतरा की वजह से ही हूँ। रुद्र ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम अभी यह सब फिक्र छोड़ो और आराम करो। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। अगर सब ठीक है तो हम घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इतना कहकर रुद्र वार्ड के बाहर निकला। उसके बाहर जाते ही गायत्री तुरंत ही बेड से उठी और साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल किया। सामने से कॉल आंसर होते ही गायत्री ने इरिटेट होते हुए पूछा कि अब तक फ़ोटोज़ क्यों नहीं आए? फ़ोन के दूसरी तरफ एक आदमी था। उसने भी गुस्से से गायत्री कहा कि बिना लड़की के फ़ोटो कहाँ से भेजूँ? वह आदमी होटल सहारा के रूम नंबर 602 में बैठा था और उसके साथ और 9 लोग थे। उस आदमी ने गायत्री से कहा कि हम लोग रात भर ढूंढते रहे, लेकिन तुमने बोला था वह लड़की हमें पूरी होटल में नहीं मिली। यह सुनकर गायत्री थोड़ा हैरान हो गई। गायत्री को पता था कि अंतरा की खास दोस्त तन्वी अक्सर होटल सहारा में जाती है, इसलिए उसने काफ़ी दिन पहले से होटल के दरवान को पैसे देकर खरीद लिया था, ताकि अगली बार जब भी तन्वी वहाँ आए तब वह उसे कॉल कर दे के बता दे। दरअसल गायत्री तन्वी का गैंग रेप करवा कर उसके फ़ोटोज़ लेकर अंतरा को ब्लैकमेल करना चाहती थी, ताकि वह जल्दी से जल्दी रुद्र को डाइवोर्स दे दे और फिर गायत्री रुद्र से शादी कर ले। लेकिन पिछली रात को जब दरबान ने जब बताया कि होटल पर तन्वी के साथ एक और भी लड़की आई थी, तो वह समझ गई थी कि वह अंतरा ही होगी। और जब दरबान ने उसे फिर से कॉल करके यह बताया कि अंतरा को अकेला छोड़कर तन्वी होटल से चली गई, तब गायत्री काफ़ी उत्साहित हो गई थी कि यह तो सोने पे सुहागा हो गया। उसने तुरंत प्लान चेंज किया और रूम नंबर 602 में बैठे अपने आदमियों को अंतरा की फ़ोटो भेजी और वही चीज़ अंतरा के साथ करने को कहा जो वह तन्वी के साथ करने वाले थे। लेकिन अंतरा उन लोगों को मिली ही नहीं। यह जानकर गायत्री सोच में पड़ गई कि अंतरा कहाँ गायब हो गई थी। वह यह सब सोच रही थी, तब सामने वाले आदमी ने कहा कि मैडम, आपने बोला था कि खूबसूरत लड़की मिलेगी, इसलिए मैंने अपने साथियों को मुफ्त में यह काम करने के लिए मनाया था, लेकिन लड़की तो आई नहीं, इसलिए अब सब लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। अब या तो हमें दूसरी लड़की दो या तो डबल पैसे दो, वरना तुम्हारे होने वाले पति को सब बता दूंगा। उस आदमी की धमकी सुनकर गायत्री ने गुस्से से कहा कि हाँ हाँ समझ गई, कुछ करती हूँ, रुको। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। गायत्री को पता था कि वह लोग छटे हुए बदमाश थे। वह लोग कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वह उन्हें पैसे देने से नहीं
उसने फैसला किया कि वह अंतरा का पता लगाकर उन बदमाशों को बता देगी। अंतरा एक बार बच गई थी, लेकिन दूसरी बार कहाँ से बचेगी? अब तक सूरज निकल चुका था। सुबह के सूरज की हल्की रोशनी स्वीट नंबर 607 के लिविंग रूम की विशाल खिड़की के अंदर आ रही थी। सूरज की रोशनी किरणों में खिड़की के एक तरफ खड़ी अंतरा के पतले लेकिन सुडौल शरीर का आकार दिख रहा था। अंतरा ने एक सिंपल कुर्ती पहनी हुई थी। उसके बालों की लंबाई पीठ के थोड़े नीचे तक थी। अंतरा बाहर रास्ते पर हो रही सुबह की गतिविधियों को देख रही थी। वह सोच रही थी कि रास्ते से गुजर रहे हर इंसान को पता था कि वह कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन अंतरा को खुद पता नहीं था कि अब उसे क्या करना है। तब तक उसने फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। अंतरा ने फ़ोन उठा कर देखा तो वह कोई अननोन नंबर था। अंतरा ने मैसेज खोला तो उसमें लिखा था कि रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन लोगों को गायत्री ने भेजा है। यह पढ़कर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत मैसेज टाइप किया, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? सामने से रिप्लाई आया कि मैं वही हूँ जिसने कल रात तुम्हारी पीठ पर एक निशान छोड़ा है। यह पढ़कर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। वह तुरंत आईने की तरफ भागी और अपनी पीठ को आईने की तरफ करके देखा। उसके कंधे की पीछे की तरफ एक लव बाइट का निशान था, जिसका मतलब यह था कि पिछले रात जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। अंतरा ने एक अनजान आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस बात का एहसास होते ही अंतरा काँप उठी। तब उसके फ़ोन पर एक और टेक्स्ट मैसेज आया। मैंने रात में तुमसे जो कहा था उसके लिए अगर तुम तैयार हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना और आराम से सोचकर फैसला लेना। कोई जल्दबाजी नहीं है। उस मैसेज के नीचे एक सिग्नेचर था, द शैडो। यह मैसेज पढ़कर अंतरा को फिर से रात की बात याद आ गई, जब एक मोहक आवाज़ ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा था कि तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफ़ी का मैं बदला लूँगा और तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलाऊँगा। बस तुम मेरे साथ रहो। कुछ देर के लिए अंतरा का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन था जो उसके लिए बदला लेना चाहता था। अंतरा के दिमाग में विचारों का घमासान चला। क्या यह आदमी रुद्र का कोई बिजनेस राइवल था या दुश्मन, या फिर गायत्री का कोई दुश्मन? लेकिन अगर वह आदमी रुद्र का गायत्री का कोई दुश्मन भी होता तो वह उसके साथ फिजिकल क्यों होता? अंतरा के साथ न पैसे थे, न ही वह दिखने में ज़्यादा सुंदर थी। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब फिर से एक टेक्स्ट मैसेज आया। तुम्हारे वॉलेट में एक डेबिट कार्ड रखा है। उसका पिन नंबर 3494 है। उस अकाउंट में 5 लाख रुपए है। कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। यह मैसेज पढ़कर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा था। यह आदमी उसे एक के बाद एक झटके दे रहा था। अंतरा जवाब देने के लिए कुछ टाइप करने लगी, लेकिन फिर उसने ख्याल आया कि इस नंबर पर सीधा कॉल करके उस आदमी से बात करनी चाहिए। शायद आवाज़ से उसे पता चल जाए कि यह रहस्यमय आदमी कौन है। अंतरा ने टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट किया और उस नंबर पर कॉल लगाया। सामने रिंग बज रही थी और इस तरफ अंतरा बेसब्री से कॉल रिसीव होने का इंतज़ार कर रही थी। आखिर कौन था वह रहस्यमय आदमी? वह अंतरा की मदद क्यों करना चाहता था? क्या वह उसका कोई दोस्त था या क्या अंतरा उसकी मदद लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए
मिस्टर शैडो। एपिसोड 4 फैसला। अंतरा को लगा कि वह नशे में थी, इसलिए उसने सपना देखा था कि उसने किसी अनजान आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। लेकिन अगले दिन सुबह अंतरा के फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया कि गायत्री ने कुछ लोगों को तुम्हारा गैंग रेप करने के लिए भेजा है, जो रूम नंबर 602 में है। और फिर एक के बाद एक मैसेज आने लगे, जिससे यह साबित हो गया कि वह आदमी पिछली रात वाकई में अंतरा के साथ उस कमरे में मौजूद था। उसके हर एक मैसेज के नीचे द शैडो का सिग्नेचर था। आखिर में जब एक मैसेज आया कि अंतरा के वॉलेट में उसने एक डेबिट कार्ड रखा है और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए है, तब अंतरा ने सीधा उस नंबर पर कॉल किया। अंतरा को लगा कि शायद आवाज से वह पहचान जाएगी कि वह रहस्यमय आदमी कौन है। अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ सेकंड्स में ही कॉल कनेक्ट हो गया। सामने की तरफ कॉल रिसीव होते ही एक धीमी आवाज आई। हाय अंतरा, मैं जानता हूँ कि 5 लाख बहुत कम है, लेकिन मैं जल्द ही उस अकाउंट में और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। उस आदमी की आवाज इतनी आकर्षक थी कि अंतरा कुछ सेकंड के लिए भूल गई थी कि उसे क्या कहना था। लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और कहा कि मिस्टर शैडो, आप जो कोई भी हो, 2 बातें आप अच्छी तरह से समझ लो। पहले यह कि कल रात में नशे में थी, इसलिए हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह गलती से हुआ। इसलिए उसे वन नाइट स्टैंड समझना। और दूसरी बात यह कि भले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा जमीन अब तक मरा नहीं है। आप मेरी मदद करना चाहते हो, इसके लिए थैंक यू, मगर मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम जल्दबाजी कर रही हो। मैंने कहा था सोच समझ कर फैसला लेना। अंतरा ने तुरंत जवाब दिया, मैंने सोच लिया है। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि तुमने नहीं सोचा है। मुझे अस्वीकार करने के लिए इतनी उतावली मत हो अंतरा। जितना तुम खुद को भी नहीं जितना तुम खुद को भी नहीं जानती, उससे ज़्यादा अच्छे से मैं तुम्हें जानता हूँ। मिस्टर शैडो की यह बात सुनकर अंतरा ने गुस्से से कहा कि मैंने कहा ना, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। इतना बोलकर अंतरा ने फ़ोन काट दिया। अंतरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई उसे याद ही नहीं आया जिसकी आवाज़ मिस्टर शैडो से मिलती हो। तब तक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कोई लैंडलाइन नंबर था। अंतरा ने कॉल आंसर किया तो सामने से आवाज़ आई, मिस्टर आहूजा, आपके मामा सीरियस है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अंतरा ने पैसे चुकाए और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर गई। अंतरा जब अंदर पहुंची तब उसके मामा को ऑपरेशन रूम में ले जा चुके थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर टेबल पर बैठी हुई नर्स के पास जाकर अंतरा ने चिंतित आवाज़ में पूछा कि एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, मुकुंद बंसल मेरे मामा हैं, क्या हुआ है उनको? नर्स ने जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो उनकी कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन सुबह उन्हें एक कॉल आया था। उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत लो हो गया। पर आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर अंतरा का जी घबराने लगा। मुकुंद बंसल गायत्री के पिता और अंतरा के बड़े मामा थे। उन्हें एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। हालांकि उसके बाद वह दवाई ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत नादुरुस्त रहती थी। मुकुंद बंसल ने बचपन से अंतरा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। अंतरा की आंखों में आंसू भरने लगे। तब तक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर आए। उनके सफ़ेद कोट पर खून के निशान थे।
डॉक्टर ने बाहर बैठी नर्स से पूछा कि पेशेंट के रिलेटिव आए। नर्स ने अंतरा की तरफ इशारा किया। अंतरा ने डॉक्टर के पास जाकर पूछा कि सर, मेरे मामा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने अंतरा से कहा कि उनकी हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्द से जल्द उनको ऑपरेट करना पड़ेगा, अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। अंतरा ने वहाँ कहा, क्या आप अब तक इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किस बात का? डॉक्टर ने अंतरा से कहा कि आप तुरंत 3 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके। अंतरा ने कहा कि सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहाँ भागने वाली थी? ऑपरेशन के बाद मैं पैसे जमा कर देती। जिसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, हम बिना एडवांस पेमेंट के किसी भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। यह हॉस्पिटल की पॉलिसी के खिलाफ है। अंतरा के पास इतनी बड़ी रकम तो थी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज सुबह ही अंतरा ने फैसला किया था कि वह रुद्र से अब कभी बात नहीं करेगी, लेकिन अब उसके मामा की जिंदगी का सवाल था, इसलिए उसके पास रुद्र के सामने हाथ फैलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अंतरा ने अपने आत्मसम्मान का गला घोटकर रुद्र का नंबर डायल किया। 8-10 घंटियां बजने के बाद सामने से रुद्र की आवाज़ आई। क्या बात है? जिस तरह सुबह तुमने मेरा कॉल काटा था, मुझे तो लगा कि तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगी, लेकिन लगता है डाइवोर्स लेने के लिए तुम भी मेरे जितना ही उतावली हो। रुद्र के ताने को नज़रअंदाज करते हुए अंतरा ने रुद्र से कहा कि रुद्र, क्या तुम मुझे अभी 3 लाख रुपए दे सकते हो? रुद्र ने अंतरा से कहा कि तुम्हारे लालच की कोई हद नहीं है। अभी कल मैंने एक चेक दिया था और आज फिर से तुम पैसे मांग रही हो। कल जब मैं कह रहा था कि तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी की थी, तब तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी। आज आ गई ना अपनी औकात पर। अंतरा रुद्र से कहने जा रही थी कि वह चेक मैंने कल ही फाड़ दिया था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर ने वहाँ से जाते हुए अंतरा को अपने हाथ की घड़ी दिखाकर इशारा किया कि वक्त निकला जा रहा है। अंतरा ने रुद्र से कहा कि रुद्र, ऐसा समझ लो कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। बस एक बार मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारी अंतरा के आगे कुछ बोले उससे पहले रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। तब दूर से नर्स ने भी आवाज़ लगाई, मिस्टर आहूजा, जो भी करना है जल्दी कीजिए, पेशेंट के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अंतरा ने रुद्र से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि रुद्र, मुझे जो कहना है, जितनी गालियाँ देनी है दे दो, लेकिन अगर मैंने 3 लाख रुपए जमा नहीं करवाए तो मेरे मामा मर जाएंगे। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस इस बार मेरी मदद कर दो। आगे मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज़ मुझे 3 लाख रुपए दे दो। यह कहते हुए अंतरा रो पड़ी। सामने से आवाज़ आई, अब बस भी करो। यह आवाज़ रुद्र की नहीं बल्कि गायत्री की थी। अंतरा ने उससे पूछा कि रुद्र कहाँ गया? उसे फ़ोन दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गायत्री ने अंतरा से कहा कि रुद्र ने खुद मुझे अपना फ़ोन दे दिया है और कहा कि वह तुमसे डाइवोर्स के अलावा किसी और सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। अंतरा ने गायत्री से कहा कि तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? मामा हॉस्पिटल। अंतरा आगे बोले उससे पहले ही उसकी बात गायत्री ने पूरी करते हुए कहा कि हॉस्पिटल में है, सीरियस है और उनकी सर्जरी के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, यही ना? अंतरा ने गायत्री के सामने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्लीज़ तुम रुद्र को मनाओ कि वह मुझे 3 लाख रुपए दे। मैं वादा करती हूँ कि धीरे धीरे करके मैं पूरे पैसे लौटा दूंगी। गायत्री ने अंतरा से कहा कि अगर रुद्र अपनी मर्जी से पैसे देने को राजी होता तब भी मैं उसे देने नहीं देती, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे मामा मतलब कि मेरे पूज्य पिताजी को सुबह कॉल करके बताया था कि तुम कल रात किसी गैर मर्द के साथ सोई थी। इतनी सी बात पर बुढ़ा सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाकर गिरा।
इतना कहकर गायत्री ने बेशर्मा की तरह हंसते हुए फोन काट दिया। दूसरी तरफ अंतरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अंतरा गुस्से से कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने और उसके दोनों मामा ने इंसान को नहीं बल्कि सांप को पाला था। मिस्टर आहूजा, आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं, यह बता दो। नर्स की आवाज अंतरा अपने ख्यालों से बाहर लाई। अंतरा अब बहुत तनाव में आ गई थी। तब उसके फोन पर एक मैसेज आया। तुमने कुछ सोचा? नीचे लिखा था द शैडो। यह पढ़ने के बाद अंतरा ने ज़्यादा न सोचते हुए फैसला लिया और अपने वॉलेट में मिस्टर शैडो ने रखा हुआ डेबिट कार्ड निकाला और नर्स से पूछा कि पेमेंट कहाँ करना है। पेमेंट होने के बाद तुरंत अंतरा के मामा की सर्जरी शुरू हुई। अंतरा ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। उसने मिस्टर शैडो को रिप्लाई किया, मैं तैयार हूँ। मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया, ठीक है, आज रात 9 बजे मैं ठीक उसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। होटल सहारा, रूम नंबर 607। अंतरा को खुद पर हंसी आ गई कि आखिर उसने खुद को बेच ही दिया। ऑपरेशन काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन अंतरा वहाँ से हिली तक नहीं। 12 बजे अंतरा के फ़ोन पर रुद्र का कॉल आया और उसने कहा कि मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, तुम कहाँ पहुँची? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं नहीं आ सकती। यह सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम अपनी बात से मुकर रही हो। अंतरा ने कहा कि नहीं, मैं भी जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। रुद्र ने कहा कि फिर जल्दी आओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अंतरा ने जवाब में कहा कि मैं भी तुम पर अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहती। मेरे मामा का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए अभी मैं नहीं आ सकती। जैसे ही वह थोड़े स्टेबल हो जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। रुद्र ने कहा कि मैंने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए अब यह पैतरा आजमा रही हो? वाह, अंतरा ने गुस्से से कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे सड़े हुए पैसे सिर्फ तुम्हारी उस रखेल को ही हजम हो गए। यह बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। अंतरा के मामा का ऑपरेशन शाम तक चला। डॉक्टर ने बाहर आकर अंतरा से कहा कि अब वह खतरे से बाहर है। सुबह से शाम तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी अंतरा बेंच पर बैठ गई और उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद अंतरा के मामा मुकुंद को वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अभी भी उनके शरीर से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के वायर जुड़े हुए थे। उनको होश आते ही सामने अंतरा दिखी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अंतरा से कहा कि बेटा, एक बार कह दे कि गायत्री ने जो कहा वह झूठ था। कह दे कि तू किसी गैर मर्द। वहाँ आगे कुछ बोले नहीं पाए। अंतरा ने आज तक उनसे कभी झूठ नहीं कहा था। अंतरा की खामोशी से वह समझ गए और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है तू, मेरी बच्ची। अंतरा ने अपने मामा को समझाते हुए कहा कि मामा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आप अभी भी स्ट्रेट मत लीजिए। मुकुंद ने अपने आंसू पोंछते हुए अंतरा से पूछा कि क्या रुद्र को इस बारे में पता है? इस बात का जवाब तो अंतरा के पास भी नहीं था। अंतरा ने मुकुंद से कहा कि शायद उसे नहीं पता मामा। मुकुंद ने अंतरा से कहा कि आगे से ध्यान रखना बेटा। भगवान न करे ऐसी किसी गलती की वजह से अगर तेरी शादी टूटी तो मरने के बाद मैं तेरी माँ से क्या कहूँगा। मुकुंद ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तब वार्ड का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अंतरा ने उस तरफ देखा तो रुद्र वहाँ आया था। रुद्र ने अपने सनग्लासेस उतारते हुए रूखी आवाज़ में अंतरा को देखा और फिर मुकुंद की तरफ देखते हुए कहा कि अब कैसी तबीयत है आपकी? रुद्र को देखकर मुकुंद ने खुश होते हुए कहा कि अरे रुद्र बेटा, आओ आओ बैठो। इतना कहकर रुद्र ने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा बेटा, रुद्र कितना बिजी रहता है। ऑपरेशन के बारे में उसे बताने की क्या ज़रूरत थी? खामखा उसका काम डिस्टर्ब हुआ होगा।
तब तक गायत्री भी वर्ड के अंदर आई। रुद्र ने मुकुंद से सीधे कह दिया कि अंतरा ने मुझे यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, मैं तो गायत्री के लिए आया हूँ। अंतरा रुद्र की बात का मतलब समझ गई थी कि वह मुकुंद की तबीयत इसलिए पूछने नहीं आया था क्योंकि वह अंतरा के मामा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह गायत्री के पिता थे। रुद्र की बात सुनकर मुकुंद को भी थोड़ा अजीब लगा। मुकुंद ने रुद्र और गायत्री की तरफ देखकर पूछा कि गायत्री के लिए आए हो? मतलब गायत्री ने मुकुंद से कहा कि पापा, आपकी तबीयत पूछने के लिए साथ साथ एक और बात भी आपको बतानी थी, इसलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। इसका मतलब गायत्री ने अंतरा की तरफ शैतानी नज़र से देखा। अंतरा एक धड़कन चुक गई। उससे समझ आ गया था कि गायत्री का क्या बताने जा रही थी। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ वह अपने मामा को बता दिया तो वह जिंदा नहीं रह पाएंगे। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह गायत्री को कैसे रोके। अब क्या करेगी अंतरा? क्या वह गायत्री को रोक पाएगी या फिर अपने माँ बाप समान मामा को खो देगी? और मिस्टर शेडो कौन था? क्या अंतरा उसे पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शेडो। एपिसोड 5, मिस्टर शेडो से मुलाकात। रुद्र और गायत्री से भीख मांगने के बाद भी उन लोगों ने अंतरा को पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मजबूरी में मिस्टर शेडो ने दिए हुए पैसों से अंतरा को अपने मामा के इमरजेंसी ऑपरेशन का पेमेंट करना पड़ा था। ऑपरेशन के बाद अंतरा के मामा खतरे से बाहर हो गए थे और उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वार्ड में अंतरा और मुकुंद बात कर रहे थे, तब रुद्र और गायत्री भी वहाँ पर आए थे। गायत्री वहाँ पर आई तब से अंतरा की धड़कनें तेज होने लगी थी, क्योंकि सुबह गायत्री ने ही उसके पापा को कॉल करके यह बताया था कि अंतरा ने किसी गैर मर्द के साथ रात गुजारी थी। इसी वजह से मुकुंद की तबीयत खराब हुई थी। पापा, आपकी तबीयत पूछने के बाद साथ साथ एक और बात भी आपको बतानी थी, इसलिए हम दोनों यहाँ आए थे। यह बोलकर गायत्री ने शैतानी नज़र से अंतरा की तरफ देखा था। अंतरा को समझ आ गया था कि वह क्या बताने जा रही थी। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटे में उन सबके बीच में जो कुछ भी हुआ है वह बता दिया तो उसके मामा यह सदमा सह नहीं पाएंगे। अंतरा ने गायत्री की तरफ देखकर अपना सर हल्का सा ना में हिलाते हुए उसे इशारा किया कि कुछ मत बोलना, लेकिन गायत्री कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। गायत्री ने मुकुंद से कहा कि पापा, दरअसल रुद्र अब मेरे जीजाजी नहीं रहे, वह मेरे। गायत्री अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा कि रुद्र अब गायत्री के बॉस भी है। उन्हीं की कंपनी में गायत्री जॉब कर रही है ना। रुद्र उसके काम की बहुत तारीफ करता है। यह सुनकर मुकुंद काफ़ी खुश हुए और कहा कि चलो अच्छा है, गायत्री की पढ़ाई के लिए हमने जो मुश्किलों का सामना किया उसका अब मीठा फल मिल रहा है। अभी के लिए तो अंतरा ने गायत्री को रोक लिया था, लेकिन गायत्री कब क्या बोल देगी उसका कोई भरोसा नहीं था। मुकुंद ने रुद्र और गायत्री से कहा कि तुम दोनों खड़े क्यों हो, बैठो ना। रुद्र ने मुकुंद से कहा कि नहीं, बस आपकी तबीयत पूछने आए थे, अभी ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। रुद्र की बात सुनकर मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग अपना काम निपटाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र ने कहा कि ठीक है, फिर हम चलते हैं। आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे या गायत्री को कॉल कर देना। रुद्र की समझदारी देखकर मुकुंद को हमेशा से लगता कि अंतरा बहुत खुशकिस्मत है जो उसे रुद्र जैसा सज्जन और सुशिष्ट लड़का मिला है। और आज रुद्र अपने काम में से वक्त निकालकर उसे मिलने आया, इसलिए मुकुंद के लिए दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। मुकुंद ने रुद्र से कहा कि रुद्र बेटा, मुझे यह जानकर काफ़ी खुशी हुई कि गायत्री तुम्हारे साथ काम कर रही है,
लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही वो तुम्हारी साली है, लेकिन उस रिश्ते की वजह से उसकी एक भी गलती को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि काम के मामले में रिश्ता बीच में नहीं आना चाहिए। उनकी बात सुनकर रुद्र ने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गायत्री काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इतना बोलकर रुद्र ने अंतरा की तरफ नज़र करके कहा कि मैं गायत्री से काफ़ी संतुष्ट हूँ, और फिर मुकुंद की तरफ देखकर कहा, मेरा मतलब गायत्री के काम से। मुकुंद ने रुद्र से कहा कि रुद्र बेटा, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। यह सुनकर रुद्र ने मुकुंद की तरफ देखा। अंतरा ने भी सवालिया नज़र से मुकुंद की तरफ देखा। मुकुंद ने कहा कि रुद्र बेटा, मेरी हालत अब ऐसी है कि कभी भी मुझे कुछ ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है, इसलिए जाने से पहले मैं तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। मुकुंद की बात सुनकर अंतरा ने अपना सर झुका लिया। वह अपने मामा को कैसे बताती कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। गायत्री ने मुकुंद से कहा कि पापा, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन अंतरा, वह आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने अचानक से बीच में बोलते हुए कहा कि अरे, मैं तो भूल ही गई, नर्स ने मामा के लिए कुछ दवाइयाँ लाने कहा था। यह कहकर अंतरा ने प्रिस्क्रिप्शन निकाला और गायत्री को देते हुए कहा कि गायत्री, प्लीज़ ग्राउंड फ्लोर से यह दवाई लेकर आओगी? मुझे रुद्र से अकेले में कुछ बात करनी है। अंतरा की बात सुनकर गायत्री ने कहा कि अरे, ऐसी क्या बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती? और वैसे भी यहाँ तो सब परिवार वाले हैं, तो हमसे क्या छुपाना, है ना रुद्र? अंतरा ने गायत्री को ताना मारते हुए कहा कि लगता है विदेश में पढ़ाई करके तुमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। अपने जीजा को सीधा नाम से पुकार रही हो। गायत्री अंतरा के साथ कैसे भी पेश आए। गायत्री अंतरा के साथ कैसे भी पेश आए, उससे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन गायत्री अपने पिता के सामने कुछ ज़्यादा ही ढीठ बन रही थी। अंतरा अपने मामा के सामने गायत्री को झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर उसकी वजह से फिर से उसके मामा को कुछ हुआ तो अंतरा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। आखिर में मुकुंद ने भी गायत्री से कहा कि गायत्री, पति पत्नी के आपस में मामले में किसी को दखल नहीं देनी चाहिए। तुम जल्दी जाकर दवाई लेकर आओ। मुकुंद की बात सुनकर गायत्री कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि रुद्र को इस बात से कोई इतराज़ नहीं था, इसलिए वह मुंह बनाते हुए दवाई लाने के लिए निकली। उसके जाने के बाद अंतरा ने राहत की सांस ली और फिर रुद्र से कहा कि थोड़ी देर के लिए बाहर चलोगे, कुछ बात करनी है। रुद्र ने हल्के से अपना सर हाँ में हिलाया। अंतरा ने मुकुंद से कहा कि मामा, मैं अभी आई। मुकुंद ने कहा कि हाँ हाँ बेटा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, और हाँ, साथ में फैमिली प्लानिंग की बात कर लेना। यह बोलकर मुकुंद हंसने लगे। उनकी बात सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई। रुद्र भी अपनी नज़रें चुराते हुए बाहर निकला। अंतरा उसके पीछे बाहर निकली। अंतरा रुद्र को कॉरिडोर से होते हुए फायर एग्जिट की सीढ़ियों के पास ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। रुद्र अपने हाथ मोड़कर अपना कंधा दीवार पर टेक कर खड़ा होता। अब उसने हमेशा की तरह अपनी रूखी आवाज़ में कहा कि बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें? अंतरा ने देखा कि रुद्र की आंखों में उसके साथ बात करने का कोई उत्साह नहीं था। अंतरा ने रुद्र को जवाब देते हुए कहा कि मामा की आज ही सर्जरी हुई है और तुमने देखा कि अभी भी उनकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, वरना उनकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है और दूसरी बार बचने के उनके चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए हमारे डाइवोर्स के बारे में फ़िलहाल उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, वरना यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम भी उन्हें कुछ मत बताना।
रुद्र ने अंतरा से कहा कि पहले तो एक बीवी की तरह मुझे ऑर्डर देना बंद करो, क्योंकि कानूनी तौर पर भले ही हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन दिल से हम लोग अलग हो चुके हैं। रुद्र की बात सुनकर अंतरा ने अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए कहा कि 4 साल साथ में थे, तब भी कभी तुमने मुझे ऑर्डर देने का हक नहीं दिया था, तो अब अलग होने के बाद तुम्हें क्या ही ऑर्डर दूंगी। 4 साल की शादी में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार भीख मांग रही हूँ, प्लीज मेरी बात मानो। अंतरा की यह बात सुनने के बाद भी रुद्र के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। अंतरा ने आगे कहा कि तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात मानने से तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगी, लेकिन यह बात हार जीत की नहीं है, किसी की जिंदगी का सवाल है। मेरे और मेरे मामा गायत्री के भी पिता भी है, इसलिए मेरे लिए ना सही गायत्री के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। अंतरा की यह बात सुनकर रुद्र ने कहा कि मैं इस बारे में गायत्री से डिस्कस करूंगा, और अब तुम्हारी बातें खत्म हो तो मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। अंतरा को भी अपने मामा के वार्ड्स में पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि अगर उसके पहले गायत्री वहां पर पहुंच गई तो वह उसके मामा को सब कुछ बता देगी। अंतरा दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ी, तब रुद्र को उसके कंधे के पीछे का निशान दिखा। उसने अंतरा को रोकते हुए कहा कि 1 मिनट, तुम्हारी पीठ पर यह निशान। यह सुनकर अंतरा का दिल कांप उठा। वह निशान पिछली रात नशे में वह मिस्टर शेडो के साथ हम बिस्तर हुई थी, उसका नतीजा था। रुद्र को समझने में देर नहीं लगी कि वह लव बाइट का निशान था। रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अंतरा से पूछा कि मतलब सुबह तुमने मुझसे झूठ बोला था? कल रात तुम तन्वी नहीं बल्कि किसी आदमी के साथ थी। अंतरा को रुद्र का सवाल बहुत ही बेतुका लगा। रुद्र अब गायत्री के साथ था और अभी थोड़ी देर पहले उसने खुद कहा था कि वह अंतरा को अपने दिल से निकाल चुका है, तो अंतरा किसी और के साथ क्यों नहीं हो सकती। रुद्र ने गुस्से से कहा कि हमारा डाइवोर्स होने से पहले तुमने रंग रंगलियां मनानी शुरू कर दी। अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि वह बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। एक बार मामा ठीक हो जाए तो हम डाइवोर्स की प्रोसेस पूरी कर देंगे। उसके बाद ना तुम्हें मेरी शक्लें देखनी पड़ेगी न तुम्हारी। इतना कहकर अंतरा वहां से निकलने के लिए मुड़ी, लेकिन रुद्र ने उसके कंधे पकड़कर दीवार की तरफ धक्का दिया और पूछा कि बताओ कौन है वह आदमी। रुद्र की चौड़ी हथेलियों ने अंतरा के पतले कंधे को दबोच लिया हुआ था, जिससे उसे दर्द हो रहा था। अंतरा ने रुद्र को खुद से दूर करने की और अपने हाथों से धक्का देने की काफी कोशिश की, लेकिन रुद्र की मार्शल बाजुओं की ताकत के सामने अंतरा के नाजुक हाथों की क्या बिसात थी। अंतरा ने रुद्र से कहा कि छोड़ो मुझे रुद्र, लेकिन रुद्र उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने फिर से पूछा, बताओ कौन था वह और तुम उसे कहाँ मिली थी। अंतरा ने उसे ताना मारते हुए कहा कि मेरे बारे में तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब गायत्री के साथ तुमने नाजायज रिश्ता बनाया था। अब तुम्हें मुझे सवाल करने का कोई हक नहीं है। अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं अब भी तुम्हारा पति हूँ। अब मेरा कोई पति नहीं है, इनफैक्ट पहले भी नहीं था। धीरे धीरे उन दोनों की बातों ने झगड़े का रूप ले लिया था। तभी रुद्र का फोन बजा, इसलिए उसे अंतरा को छोड़ना पड़ा। अंतरा अपने कंधे सहलाती हुई वहां से निकल गई। अंतरा भागती हुई अपने मामा के वार्ड की तरफ गई। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं गायत्री अकेले में अपने पिता को सब बता ना दे। अंतरा ने वार्ड का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर सिर्फ उसके मामा थे। अंतरा ने उनसे पूछा कि गायत्री दवाई लेकर आ गई। मुकुंद ने अंतरा से कहा कि नहीं बेटा। यह सुनकर अंतरा ने राहत की सांस ली। उसके बाद वह मुकुंद के बेड के पास बैठी और बास्केट में पड़े फ्रूट में से एक सेब ने उठाया। मुकुंद ने उससे पूछा कि रुद्र वापस नहीं आया। अंतरा ने सेब को छीलते हुए जवाब दिया कि
उसे ऑफिस से कॉल आया था तो उसे निकलना पड़ा। उसने आपसे यह बोलने के लिए कहा कि वह बाद में आपसे मिलने ज़रूर आएगा। यह सुनकर मुकुंद ने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अंतरा से कहा कि बेटा, तू खुशकिस्मत है जो तुम्हें इतना समझदार लड़का मिला है। अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। असल में रुद्र कितना समझदार है वह उसे अच्छी तरह से पता था। अंतरा ने सेब छिलकर अपने मामा को दिए और कहा कि यह खा लो, उसके बाद दवाई लेनी है। तब उसे एहसास हुआ कि अब तक गायत्री दवाई नहीं लाई थी। उसने मुकुंद से कहा कि आप यहाँ खत्म करो, तब तक मैं दवाई लेकर आई। उसके बाद अंतरा ग्राउंड फ्लोर पर फार्मेसी पर गई। तभी अंतरा को मिस्टर शेडो का मैसेज आया कि उसने अकाउंट में और 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अंतरा ने फार्मेसी में जब दवाइयों की कीमत देखी तो उसे समझ आ गया कि गायत्री ने दवाई क्यों नहीं खरीदी थी। सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई का बिल की रकम 24,000 थी। अंतरा दवाई लेकर वापस मामा के वार्ड में गई। तब तक रात के 8 बज चुके थे। उसने अपने मामा के खाने पीने का इंतज़ाम देखा और अपने मामा से कहा कि मैं कल सुबह वापस आऊँगी। उसके बाद अंतरा वहाँ से निकल गई। होटल सहारा के अंदर जब अंतरा दाखिल हुई तब 9 बजने में 10 मिनट बाकी थी। अंतरा ने लिफ्ट में जाकर 6 नंबर दबाया। कुछ ही देर में 6ठे माले पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वो बाहर निकलकर रूम नंबर 607 की तरफ बढ़ने लगी। अंतरा को मिस्टर शेडो कौन है यह जानने की उत्सुकता थी, लेकिन साथ में उसे हल्की घबराहट भी हो रही थी। अंतरा रूम नंबर 607 के बाहर आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में हल्की सी कंपन थी। अंतरा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर गई। अंदर पहुंचते ही उसे आवाज़ आई, हाय अंतरा। अंतरा ने देखा कि कमरे में अंधेरा था, लेकिन आकाश की हल्की रोशनी में उसे खिड़की के पास एक लंबे आदमी का आकार दिख रहा था। क्या अंतरा जान पाएगी कि मिस्टर शेडो कौन है? क्या सच में ऐसा कोई शक था या फिर अंतरा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शेडो।